एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कहा जाता है कि यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स। चाइना इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ अ कंट्री जिसके साथ हज़ारों सालों का सिविलाइजेशनल कनेक्ट भी है और आज वो आपके सबसे महत्वपूर्ण एडवर्सरीज में एक भी है एंड यू हैव टू लिव विद दैट। देर इज़ नथिंग कन्वेंशनल चीन, वो टोटली अनकन्वेंशनल है। हमारा चीन के साथ कोई कनेक्शन नहीं था, हमारा तिब्बत के साथ था। चीन जो देश है एक दुआब है। जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने जब कहा था हमारा नंबर 1 चाइना दुश्मन है, तो पूरा मीडिया टूट पड़ा था उनके ऊपर, क्योंकि वो मीडिया को फीड ही चाइनीज करते हैं, पैसे की गेम है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एंड चाइना एज जो भी है कंट्री है जो भी है वो अलग है। दैट इज व्हाट आई विल लुक एट इट। सीसीपी इज नोबडीज फ्रेंड, वो तो अपने लोगों की भी दोस्त नहीं है, तो हमारे तो दूर की बात है। सीसीपी की जो मेंटालिटी है वो हमको समझनी पड़ेगी। वो हमेशा एक डोमिनेंट मेंटालिटी रहेगी। वो आपको हमेशा बोलते हैं कि आप उनसे छोटे हो। एक कॉन्सेप्ट है चाइना की, वो कहा जाता है सेंट्रलिटी ऑफ चाइना। दे बिलीव कि वो यूनिवर्स के सेंटर में है और उनके साथ कोई हो नहीं सकता, एंड एवरीबडी एल्स हैज टू बी हायरार्किकली बिलो देम। फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वी हैव सीन ओवरवेलमिंग डिपेंडेंस ऑन चाइना फॉर इकोनॉमिक रीजंस एंड एट द सेम टाइम देयर इज एन ओवरवेलमिंग थ्रेट एज वेल। कहा जाता है वी मे नॉट एग्री टू इट, इन सम वे आवर ट्रेड इज आल्सो फंडिंग वेपनाइजेशन ऑफ चाइना अगेंस्ट अस। पाकिस्तान की जड़ें हमारे तो अंदर बहुत सारे प्यारे प्यारे लोग बैठे हैं। आपको समझ नहीं, अमन की आशा, अभी 4-5 जर्नलिस्ट वहाँ पर गए, वापस आए, फिर वही बात करते हैं भाई नवाज शरीफ ने बोला है मोदी से मिलेंगे। नवाज शरीफ कौन है? What is the issue of China? How do we deal with it? My honor to be here, and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. Good morning, everyone, or Jai Shri Ram. Thank you, everyone, for coming. Or we hope to make it a very exciting session for the next 1 hour. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कहा जाता है कि यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स। चाइना के साथ चाइना इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ अ कंट्री जिसके साथ हज़ारों सालों का सिविलाइजेशनल कनेक्ट भी है और आज वो आपके सबसे महत्वपूर्ण एडवर्सरीज में एक भी है एंड यू हैव टू लिव विद दैट। तो व्हाट इज़ द इशू ऑफ चाइना? हाउ डू वी डील विद इट? हाउ डू वी इंश्योर कि हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस भी रहे एंड एट द सेम टाइम द थ्रेट्स दैट इमर्ज फ्रॉम एक कॉन्सेप्ट है चाइना की, वो कहा जाता है सेंट्रलिटी ऑफ चाइना। दे बिलीव कि वो यूनिवर्स के सेंटर में है और उनके साथ कोई हो नहीं सकता, एंड एवरीबडी एल्स हैज टू बी हायरार्किकली बिलो देम। अगेंस्ट दैट बैकड्रॉप, जहाँ पे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वी हैव सीन ओवरवेलमिंग डिपेंडेंस ऑन चाइना फॉर इकोनॉमिक रीजंस एंड एट द सेम टाइम देयर इज एन ओवरवेलमिंग थ्रेट एज वेल। कहा जाता है वी मे नॉट एग्री टू इट कि इन सम वे आवर ट्रेड इज ऑल्सो फंडिंग वेपनाइजेशन ऑफ चाइना अगेंस्ट अस and it cannot be stopped in one day. So how do we deal with these contradictions? कैसे इससे उभर के आए और कहाँ कहाँ हमें केयरफुल रहना चाहिए और कुछ कुछ चीज़ें जो यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर एनिमी और एडवर्सरी एट द सेम टाइम, इसके ऊपर चर्चा होगी आज। एंड आई एम वेरी ऑनर्ड कि हमारे साथ एक पैनल है जिसकी कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं। किसी को चाहिए इंट्रोडक्शन? Absolutely. There cannot be a better introduction than this. Of course. In fact, one applause for the audience also. I may just add one thing. We are all in the same boat. We are all doing our little bit. And we are doing it for you. You are doing it for us. When we are all together doing it for the country. That's it. और जो चीज़ हम सबको बाइंड करके रखता है, इट इज़ द पैशन फॉर द नेशन, और इसी चीज़ के ऊपर ही हम आज डिस्कशन करेंगे। सो we'll start with opening remarks, 5 to 7 minutes, and I'll ask General Sir to start with it. कि सर अभी जो हो रहा है, it's a very unique thing, क्योंकि पिछले 70-80 साल में this is probably the first time China has taken a step back. और ये हो सकता है कि ये परमानेंट नहीं है, बट हाउ डू वी डील विद इट? कहाँ पे हमें लाइन ड्रॉ करना है और क्या क्या चीज़ करना है और नहीं करना है? जय श्री राम।
उसके पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि टॉपिक है चीन से कन्वेंशनल थ्रेट। देयर इज़ नथिंग कन्वेंशनल चीन में, वो टोटली अनकन्वेंशनल है। एक बात से मैं असहमत हूँ पथिकृत पैन जी से, हमारा चीन के साथ कोई कनेक्शन नहीं था, हमारा तिब्बत के साथ था। चीन जो देश है एक दोआब है, ऊपर है क्वांघा जिसको पीला रिवर भी कहते हैं क्योंकि उसमें काफ़ी सिल्टिंग होता है और उनके जो सिल्ट है उसका कलर पीला होता है, तो अंग्रेज़ी में उसको येलो रिवर कहते हैं, चीन उसको हुआंगहा कहते हैं। और नीचे है यांगसे। इन दोनों के बीच में और जो उनका दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना है उसके ईस्ट यहीं तक सीमित है चीन, बाकी सब पे उसका कब्जा है। और चीन की लड़ाई आप जो कल सत्र में डिस्कस किया था, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज, वो ही लड़ाई है। वो आपको अंदर से खोखला करके फिर लड़ेगा। उसी तहत, क्योंकि वो देख रहा है कि हम अंदर से खोखले नहीं हुए हैं और उसके पीएलए में दम नहीं है लड़ने के लिए। वो कैसे आगे समझा दूंगा अगर किसी ने पूछ लिया तो। इसी करके वो पीछे हटा है। अंग्रेजी में एक कहावत है, लिव टू फाइट अनदर डे। तो ये ध्यान रखना कि वो पीछे हटा है आपसे दोबारा जब ताकतवर हो जाएगा लड़ने के लिए। अपने आप को ताकतवर समझेगा जब अंदर से आपको काफ़ी तरह से खोखला कर देगा, तब वो फिर आएगा। कई लोग कहते हैं वेरीफाई एंड ट्रस्ट या ट्रस्ट एंड वेरीफाई। मैं तो वेरीफाई को क्रॉस मारता हूँ, डोंट ट्रस्ट, सिंपल। थैंक यू। Oh, absolutely. You know, sir, you said certain things very right. Colin Rena, we know कि चाइना का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको वो शायद प्लेड अ क्रिटिकल रोल उनके मॉडर्नाइजेशन और मिलिट्री, लेकिन उसके बहुत सारे खामियां भी है। तो इस बीच अभी जो एक थॉ इन द रिलेशनशिप और द एनिमिटी है, और इन द नेक्स्ट से वी डोंट नो कब तक ये रहेगा, 5 साल 10 साल, आपको क्या लगता है क्या क्या चीज़ इंडिया को करना चाहिए? नमस्कार एवरीबॉडी। आपने बिल्कुल सही कहा, पैसे के बिना तो वाइफ करवा चौथे दिन खुश नहीं होती, देश कहाँ से चलेगा। तो पैसे के बिना कुछ नहीं होता। एंड ऑफ द डे, चाहे वो जिहाद है, चाहे जो आपका जो भी आइडियोलॉजी है, बिना पैसे कोई बिजनेस है इस एंड ऑफ द डे। मैं हमेशा हिस्ट्री में जाता हूँ आज को समझने के लिए। तो अगर आप 50s में जाते हैं, तब चाइना को एक 10 एक साल की विंडो चाहिए थी 40s 50s में, जब चाइना बना, उसके जो कहानी लगे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। उनको एक विंडो चाहिए थी जब वो हमें बहला के फुसला के, उन्होंने सिंकियांग में घुसना था, उन्होंने तिब्बत में घुसना था, वो हाईवे बनाना था, जो हमें पता चलता रहा। हम अपने एयरफोर्स पायलट को महावीर चक्कर देते रहे, बाद में कहा हमें तो पता ही नहीं ये रोड कब बन गई, वो बात अलग है। सेम सिचुएशन आज है। अगर हम ये कहें कि चाइना परमानेंटली दोस्त बन गया, वो तो जनरल साहब ने बता दिया, उसमें कोई शक ही नहीं है। अगर हम ये कहें कि वो एकदम आ रहा है हमारे ऊपर, उसमें मेरे को ये है कि उसने हमें 5 7 10 साल का विंडो अपने लिए दिया है। वो उसका जो अंदर हाल है, जो उसका रियल एस्टेट टूट रहा है, बैंकिंग सेक्टर टूट रहा है, इंटरनेशनल एक मुहिम चल रही है उसे डीलिंग करने के लिए, जो कि काफ़ी मुश्किल है डीलिंग करना दुनिया को चाइना से आज की डेट में, लेकिन चल रहा है, इंडिया उभर के आ रहा है। तो अभी ये जो हमारे पास, हमें ये देखना चाहिए। मैं तो चाइना का शुक्रगुजार हूँ कि अगर हम चाइना हमारे पड़ोस में ना होता तो हम अलग ही दुनिया में सुपर पावर के सपने लेके बैठे रहते। जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने जब कहा था हमारा नंबर 1 चाइना दुश्मन है, तो पूरा मीडिया टूट पड़ा था उनके ऊपर, क्योंकि वो मीडिया को फीड ही चाइनीज़ करते हैं, पैसे की गेम है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो विंडो हमें मिली है, इसमें हमने जो अपनी कैपेबिलिटी बिल्डिंग करनी है। हम हमेशा कहते हैं कि चाइना हमसे 4 गुना 5 गुना 6 गुना मिलिट्री के इकॉनमी में बड़ो है, जो भी है। इसलिए ज़रूरी है कि इन आने वाले सालों में जो हमें ये ईश्वर की कृपा कह लीजिए, मैं चाइना की कृपा तो नहीं कहूँगा, हमारी जो स्ट्रेंथ है उसको हमें डेवलप करना पड़ेगा। इकॉनमी स्टेबल है, ऊपर जा रही है, मिलिट्री कैपेबिलिटी ऊपर करनी पड़ेगी, बॉर्डर एरिया में जो डेवलपमेंट की ज़रूरत है उसको करना पड़ेगा। और जितना हम अपने आप को बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट में घुसे हुए, कैच वर्ड ये है कि हमने लड़ाई नहीं लड़नी है। अभी पाकिस्तान पोक करेगा, वो ठीक है, बालाकोट स्ट्राइक वाइक करके ख़त्म उसको करेंगे। हमने लड़ाई नहीं लड़नी है।
और ये जो एक दशक जो मुझे लगता है, शायद अभी गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, 5 से 10 साल की जो विंडो मिली है, जिसके बाद चाइना, जैसे जनरल साहब ने कहा कि सांप की तरह आएगा हिट मारने, इसमें हमने अपनी तैयारी पूरी करनी है। अब हम अगर सो जाएं कि सब बल्ले बल्ले वधिया वधिया, तो फिर 10 साल के बाद हम यहाँ बैठ के कुछ और ही डिस्कस कर रहे होंगे। ये भी हमारे ऊपर है। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। दैट्स हाउ आई लुक एट। आदि भाई, इससे क्या हमारे पाकिस्तान के साथ इक्वेशन में कोई अंतर आएगा, या फिर शायद बहुत लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड है ये जानने के लिए भाई पीओके का क्या होगा फिर? इज देयर ए चाइना एंगल टू इट? एंड सेकेंडली, आपको लगता है कि इसके वजह से कुछ लोगों में बहुत एक्साइटमेंट है कि एफडीआई आएगा चाइना से, हालांकि मुझे लगता है कि नहीं आना चाहिए, केस बाय केसेस सेंसिटिव एरियाज में करना ही नहीं चाहिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? थैंक यू। देखिए, मिलिटरीली तो दोनों हमारे आर्मी ऑफिसर्स हैं, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, उन्होंने बताया हमको। आपने एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है कि एफडीआई आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, पाकिस्तान के साथ क्या होगा, पीओके का क्या होगा। उसके लिए आपको चाइना का एक मेंटालिटी समझनी पड़ेगी। चाइना की जो मेंटालिटी है, हम जब चाइना बोलते हैं हम सीसीपी बोलते हैं, ठीक है। चाइनीज़ लोगों की मेंटालिटी तो समझना भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ से कुछ निकलता इतना नहीं है। बट सीसीपी की जो मेंटालिटी है वो हमको समझनी पड़ेगी। वो हमेशा एक डोमिनेंट मेंटालिटी रहेगी। वो आपको हमेशा बोलते हैं कि आप उनसे छोटे हो। उनके अंदर एक मिडिल किंगडम सिंड्रोम, मतलब वो उनके हिसाब से चाइना बीच में है, बाकी सब दुनिया। आप यू आर बेसिकली, बोलते हैं ना कि क्या, यू आर बारबेरियंस फॉर देम, ठीक है। आपको मैं बताता हूँ, रशिया चाइना का सबसे अच्छा दोस्त है कहते हैं, लेकिन रशियंस को चाइनीज क्या बोलते हैं आपको पता है? द अगली ओल्ड बियर्डेड मैन। तो ये किसी के दोस्त नहीं है, ये किसी के दुश्मन नहीं है, ये किसी के दोस्त नहीं है, ये अपने लिए काम करते हैं बस। दैट्स जस्ट अबाउट इट। पाकिस्तान के हिसाब से देखिए, बहुत लोग बोलते हैं पीओ, मैं पीओ जेके बोलूँगा उसको। पीओ जेके के दो पार्ट्स हैं। एक है निचला सदर्न पार्ट जो पतली सी एक स्ट्रिप है, और एक है गिलगिट बाल्टिस्तान। नो, ये एक बड़ा मेरे दिल के करीब है, क्योंकि मैं लेने के लिए तो मैं कभी राज़ी नहीं होऊंगा। स्पेशली जो पतला वाला एरिया है नीचे आपका, जहाँ पर मीरपुर और मुजफ्फराबाद और ये सब चीज़ें हैं, वो तो कभी नहीं लेना। क्योंकि आप पॉपुलेशन का क्या करोगे, आप भगा तो सकते नहीं उनको वहाँ पर। या तो गाज़ा बना लो, वो भी कुछ नहीं होगा। गिलगिट बाल्टिस्तान की अगर आप बात करें तो वो आपको चाइना से लेना है, पाकिस्तान से नहीं लेना। क्योंकि वहाँ पर अगर सीपीसी है तो पाकिस्तान का इतना हाथ नहीं है। ये एक चाइना, आपका बायलैटरल इशू है चाइना और आपके बीच में। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान, मैं तो मानता नहीं वो देश है, ये सबको पता ही होगा, मैं तो बहुत बारी बोल चुका हूँ। बट चाइना के साथ आपको ये डील करना पड़ेगा आगे जाके। तो ये जो हमारे ड्रीम्स रहते हैं कि भाई अभी वो 2024 में, 26 में, 28 में अभी पीओ जेके ले लेंगे, पीओ के ले लेंगे, पीओ के ले लेंगे, पीओ के ले लेंगे, ये रेटरिक अच्छा है। बट सवाल आपको और हमको एक ही चीज़ पूछना है। जैसे मैं, सर जम्मू से आते हैं, सिंपल सा सवाल है, मैं इनसे पूछूंगा, अभी भी जम्मू की पॉपुलेशन ऊपर नीचे है, क्या आप 50 लाख और लेके वहाँ पर उसकी पॉपुलेशन को, इनको हिंदुओं को 10% बनाना चाहते हैं वहाँ पर? सिंपल सवाल है ये। सो बिफोर हम लोग एक इस तरह का डिमांड डालते हैं, हमको ये चीज़ थोड़ी सोचनी चाहिए। पीओ जेके ले तो लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे उसका? पाकिस्तान को वो सपोर्ट करता रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान से आपके अंदर इंस्टेबिलिटी वो क्रिएट करेगा। दैट इज व्हाट ही वांट्स। जैसे जनरल सर ने बताया कि उसकी जो लड़ाई है इंटरनल सिक्योरिटी की है, आपको अंदर से खोखला करेगा वो। एंड पाकिस्तान की जड़ें, हमारे तो अंदर बहुत सारे प्यारे प्यारे लोग बैठे हैं, आपको समझ में, अमन की आशा। अभी 4-5 जर्नलिस्ट वहाँ पर गए, वापस आए, फिर वही बात करते हैं, भाई नवाज शरीफ ने बोला है मोदी से मिलेंगे। नवाज शरीफ कौन है जिससे आप मिलोगे? ये पूरा नैरेटिव होने के बाद हमारे 7 लोगों को पाकिस्तानी आर्मी के, जो सॉरी टू यूज द वर्ड, टट्टू आके मार देते हैं, तो वो बड़ा क्लियर मैसेज है, आप कोई दोस्ती वोस्ती नहीं है। तो आप चाइना से जितना मर्जी सेट कर लीजिए, जितना मर्जी जो मर्जी कर लीजिए, द गेम इज स्टिल ऑन। हाँ, वो अभी टेम्पररीली पीछे गए हैं जैसे सर ने बताया, बट ये गेम खत्म नहीं हुई है। थैंक यू। ये सर। पाकिस्तान के ऊपर एक छोटा सा
एनेक्डोट बताता हूँ। मेरे पास एक कुत्ता है, कुत्ता लेके आपके पास आया हूँ, आपने बोला नहीं आप बाहर चले जाओ, तो क्या मैं अपने कुत्ते को छोड़ के जाऊँगा या कुत्ते को छोड़ूंगा? समझने वाले समझ गए। In fact, sir, with your permission, sir, actually when I said कि civilizational connect, I was just मैं बोधि धर्म की बात कर रहा था। वो that was कुछ एग्जांपल्स है, बट हाँ, मुझे जो लगता है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एंड चाइना एज जो भी है कंट्री है जो भी है वो अलग है। दैट इज व्हाट आई लुक एट इट। सीसीपी इज नोबडीज फ्रेंड, वो तो अपने लोगों की दोस्त नहीं है, तो हमारे तो दूर की बात है। सर, बिफोर आई गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। ये जो अंदरूनी अंदर से खोखला करने वाली चीज़ है, इसका भी इनके प्लानिंग बहुत पहले से है। जैसे दे हैव अ प्रोग्राम कॉल PLA 863। PLA 863 1980s में उनका ये प्लान था, एक टाइम आएगा जब हम स्विचिंग, नेटवर्किंग, उसके बाद वर्क स्टेशंस और मोबाइल हैंडसेट में वी विल, और सर्वेलेंस में वी विल बी अमंग द टॉप प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। उसी का आउटपुट प्रोडक्ट लेनोवो है, उसी का प्रोडक्ट है दीज ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ZTE या हिगविशन। तो सर, ये जो टेक सोवरेंटी के बाद हम बात करते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी के बारे में, चाहे वो सोशल मीडिया में। इनफैक्ट यू ऑल नो कि सोशल मीडिया जो वहाँ का है, अमेरिकन कंपनीज, वो तो पूरा फायरवॉल्ड है चाइना में। सो उन्होंने उस टाइम से प्लानिंग किया था उन्हें करना क्या है। माई क्वेश्चन टू यू इज कि सर, इंडिया को इकोनॉमिकली व्हाट आर द थिंग्स वी आर सपोज टू डू, क्योंकि कुछ चीज़ें जो उन्होंने किया हमें भी करना चाहिए। बिल्कुल सही आपने फरमाया। दुश्मन है भले हमारा, बट कई चीज़ें उसने अपने देश के लिए करी हैं जिसका उदाहरण लेके हमने खुद करना है। अब किसी ने कहा था पिछले सत्र में कि किसी ने को हमारे जो ट्विटर के अगेंस्ट खड़ा किया था, तो डुबाया क्यों? कि इलॉन मस्क ले लिया तो डुबा दिया। क्यों डुबाया? वो आपका दोस्त है इलॉन मस्क? क्या मेरा गमोडिया है कि मैं उसकी बात सुनूं? ये सब उनके लिए काम करते हैं और हम भी आंख मीच के उनके लिए काम करते हैं। तकरीबन 2008-9 के आसपास हमारे हैंडसेट्स और मोबाइल्स भी आए थे, कैनवस और मैक्स। किसने डुबाया और क्यों? अगर वो बढ़ते रहते हैंडसेट्स, तो अभी मैं सैमसंग का या आईफोन के पीछे थोड़ी भागता। जहाँ मैं काम करता हूँ IIT मद्रास में, हमने एक अपने लिए ऑपरेटिंग सेट बनाया हो, ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया है, भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका नाम है भरोस। कमी क्या है? हैंडसेट नहीं है। अभी उसको सैमसंग का पूरा पार्ट सब लेके असेंबल करके उसमें हम चला तो रहे हैं, लेकिन डर ये है कि उसमें पीछे की खिड़की किधर जाती है। उसको टेस्ट करने के लिए तो हमारे पास है नहीं कि पीछे की खिड़की है भी या नहीं। तो जब तक अगर हम आत्मनिर्भरता कहते हैं, तो इन चीज़ों में हमने ध्यान देना है। उसमें क्या, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में काबिल साइंटिस्ट नहीं हैं, बहुत सारे हैं, और कई चीज़ों में मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। कमी क्या है? जो हम कहते हैं टेक्निकली एबल्ड डिसीजन मेकर, जिसने फाइनल डिसीजन लेना है, उसको टेक्नोलॉजी की समझ ही नहीं है। उसको समझ ही नहीं है तो कैसे लेगा, बताएगा कि आपको ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, और ऊपर से लेके नीचे तक ये। और अपने जो MNCs हैं, उनको मैं MNCs कहता हूँ। अगर टाटा, अडानी, आपके अंबानी, ये सब विदेशों में कंपनी खोल रखे हैं, तो ये भी MNC से कम नहीं है। हमारे साथ मिलके R&D में पैसे देने को झिझकते हैं, उनको बना बनाया चीज़ चाहिए। विदेश वाले तो झिझकते नहीं हैं, दाब के अपने R&D में पैसे देते हैं। ये सोच हमने बदलना है कि मुझे बहुत दुख होता है जब ऐड आता है कि ये जर्मन टेक्नोलॉजी है, खरीद लो, अच्छा है, ये जापानीज टेक्नोलॉजी है। उससे बेहतर टेक्नोलॉजी तो हमारे इंस्टीट्यूशंस में पड़े हैं, और पड़े पड़े जंग लग रहा है उनको, क्योंकि कोई लेने को तैयार नहीं है और उसको डेवलप करने को तैयार नहीं है। तो जब तक ये सोच नहीं बदलेंगे हम,
आत्मनिर्भरता आएगा नहीं। आप बार बार टेक्नोलॉजी के लिए बाहर जाओगे, तो ये सोच बदलना। थैंक यू। मुझे तो कभी-कभी लगता है कि अगर कभी चाइना ने हमारे ऊपर सैंक्शन लगा दिया ना, तो दैट विल बी अ वेरी बिग ब्लेसिंग। क्योंकि जब अमेरिका ने सैंक्शन लगाया टेक्नोलॉजी डिनायल में, वी मेड एवरीथिंग फ्रॉम क्रायोजेनिक इंजन टू सुपर कंप्यूटर्स। अब एक बार चाइना लगा दे, ये प्रार्थना कर लीजिए प्लीज़। अच्छा, सर ने जो कहा वेरी इंटरेस्टिंग। आप देखिए क्या होता है, जो हैंडसेट मैन्युफैक्चरर है उनके साथ ऑपरेटिंग सिस्टम वाले एग्रीमेंट कर लेते हैं कि मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम को ही आप यहाँ पे एम्बेड करोगे, कुछ और नहीं। तो आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाओगे, लेकिन आप हैंडसेट तो है नहीं। और दूसरी चीज़ जो पिछली वाली खिड़की की बात, दैट्स अ बैक डोर। अब हार्डवेयर जैसे चीज़ है, जैसे आज इफ देयर इज एन इशू विथ डेटा ब्रीच, इसके बारे में मैं वही बोल रहा था, 1980 से चाइना ने काम किया है। एंड दैट इज द काइंड ऑफ एफर्ट दैट वी हैव टू मेक। असेंबली मेक इन इंडिया जो हो रहा है, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड, नो डाउट, लेकिन असेंबली के ऊपर उठना पड़ेगा। असेंबली कैन ओनली बी द फर्स्ट स्टेप, नॉट द फाइनल स्टेप। रैना सर, माई क्वेश्चन टू यू, अ लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग, और कल भी हम लोगों ने यही चीज़ वी हैड डिस्कशन थोड़ा बहुत इसके ऊपर। शायद ये वी एग्री कि दिस इज अ टेम्पोररी ट्रूस, ये कोई जैसे सर ने कहा है कि लिव टू फाइट अनदर डे, बट हाउ आर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लुकिंग एट इट? अच्छा, बाय द वे, फॉर द क्वेश्चंस, इफ यू कैन वांट टू हैव अ क्वेश्चन, वो कंसोल में दे दीजिएगा, दैट विल बी पास्ड ऑन। व्हाट वुड बी इट्स इम्पैक्ट ऑन, मतलब ऑन द वेस्ट? और क्या वेस्ट अभी जो सोच रहा था, मुझे तो लगता है बहुत सारे देश वहाँ पे, खास करके जो बिग ब्रदर है, सोच रहा था ये दो थोड़ा लड़ जाए ना, तो बोथ विल बी कट डाउन टू साइज, और हमारा जो मोनोपोली वो चलता रहेगा। अभी क्या होने वाला है? पश्चिम तो बड़ा परेशान है, उसमें तो डाउट ही नहीं है। लेकिन पश्चिम ही रिस्पॉन्सिबल है इस संधि के लिए भी। मैं आपको एक इंडायरेक्टली बताता हूँ। हम तो कह रहे हैं कि क्यों हाथ मिलाया इंडिया ने चाइना के, टेम्पररी है, दैट इज़ गिवन। जो भी 5-7 साल का ट्रूस है, क्यों है? कुछ तो ये है कि उसको ताइवान में कुछ उसका एजेंडा है, जिसके लिए उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि रशियन बॉर्डर और इंडिया के बॉर्डर के साथ पंगा ना पड़े, तो उन्होंने दोनों से हाथ मिला रखा है। दैट इज़ वन पार्ट। इकॉनमी टूट रही है, अनदर पार्ट। ब्रिक्स में जब सम्मेलन हुआ, तो उसका होस्ट वो था जिसको 50 देशों ने वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर कर रखा है, जिसका नाम है पुतिन। और पूरा ग्लोबल साउथ वहाँ पहुँचा, उसकी मेहमानबाजी को उन्होंने एंजॉय किया, और एक सिग्नल गया वेस्ट में कि भाई तुम जो मर्जी बोलो, दुनिया के जिनको आप अंडर डेवलपिंग कंट्री कहते हो, उनकी एक थोड़ी अपनी सोच धीरे धीरे इंडिपेंडेंट हो रही है। और अमेरिका ने जो हमारे साथ गेम खेलनी शुरू किया रिसेंटली, कभी कोई इल्ज़ाम, कभी कोई इल्ज़ाम, कभी पन्नू आ गया, कभी धन्नू आ गया, कभी वशिष्ठम पोस्ट आ गई, कभी वो राणा अयूब आ गई, तो एक अपॉर्चुनिटी एक क्रिएट हुई जिसमें चाइना बहुत दूर की सोचता है, जनरल साहब कहते हैं ना, बड़ी दूर की सोचता है। उसको लगा कि जो इंडिया और अमेरिका की जो दोस्ती बढ़ रही थी, हालांकि देखो ये वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट्स और इन चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ होती हैं। बट एक चाइनीज़ के एंगल से आप देखेंगे तो उसको एक मौका दिखा कि जहाँ पे चाइना से फ्रिक्शन बढ़ रही थी और अमेरिका और इंडिया क्लोज हो रहा था। इनफैक्ट अमेरिका चाहता था कि इंडिया लड़ाई लड़े चाइना के साथ उसके बिहाफ पे, जो हमने लड़ी नहीं। इसके लिए हमें अपनी लीडरशिप को कंग्रेचुलेट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है? तो उस एक सिचुएशन में जब अमेरिका भी थोड़ा सा एक खुजली वाले कुत्ते की तरह गुरगुराने लगा हमारे ऊपर, तो चाइना ने उसको एक, मेरे को लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी देखी और बोला ठीक है, अपना भी हालात ख़राब है, ताइवान में भी जाना है, और ब्रिक्स में भी जो पुतिन साहब के पास गए हैं, तो पुतिन साहब के पास बैठना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने हमारे दोनों लीडर्स से जो बात हुई वहाँ पे, जो कभी सामने आएगी नहीं, तो ये सब फैक्टर हैं। तो ये सारी चीज़ें वेस्ट को चुभेंगी। वेस्टर्न ड्रीम जो है कि हम एशिया को आपस में लड़ा के रखें, कॉन्फ्लिक्ट जोन बना के रखें, उसमें एक बहुत बड़ा, उस कॉफिन में एक जो लास्ट नेल तो नहीं हुआ, बट एक नेल लग गया। तो मैं इसको इसलिए देखता हूँ, ऐसे देखता हूँ कि एक एशियन एक्सेस ऑफ पावर, जो कि पुतिन साहब का ड्रीम है कि रशिया, इंडिया, चाइना, पॉसिबली ईरान, वो जो ड्रीम की जो एक कड़ीज, हालांकि ये टेम्पररी है क्योंकि चाइना को नहीं कर सकते ट्रस्ट, और ये बहुत चुभ रहा है वेस्ट को। तो अभी और हम देखेंगे, जब तक इलेक्शन से पहले और शोर मचेगा, वेस्ट से और कोई रिपोर्ट्स आएंगी, फिर इंडिया को हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे लास्ट में रखेंगे, पॉवर्टी इंडेक्स में सबसे ऊपर रखेंगे, वो चलता रहेगा। और यही कर सकते हैं, इसके आगे औकात इनकी भी नहीं है वेस्ट की। मतलब आपको लगता है पुतिन जी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, ऐसा कुछ बोल दिया होगा? बिल्कुल। अगर अगर अग-
अगर अगर ट्रम्प ने हमारे स्लोगन यूज़ किया था अपने इलेक्शन में, दिस इज़ अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। और यही होता है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, जो हमें नज़र नहीं आता सामने से, पर्दे के पीछे बड़ी चीज़ें होती हैं। आई एग्री विद यू। आदि भाई, व्हाट नेक्स्ट फॉर ब्रिक्स? इसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया है। आई वुड लाइक योर व्यू पॉइंट, क्योंकि अभी जो एक ट्रूथ है जो भी है, और जैसे सर ने कहा कि वेस्ट इज़ नॉट लुकिंग एट इट फेवरेबली। देखिए, ब्रिक्स एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। कहने को तो वेस्ट नहीं बनाया, मैं तो एक बड़ा क्लियरली बोलूँगा इसको, ठीक है। कब बनाया? 2006-7 में, जब लेमन ब्रदर्स और इनका जो गड़बड़ हुई थी, उन्होंने ही बनाया, इकट्ठा करा लोगों को कि भाई आप करो कुछ। तब से अब तक ब्रिक्स ने अभी तक एक कोई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट नहीं बनाया है। तो पोजीशनिंग अच्छी है, एक नोट दिखाना अच्छा है, करेंसी का वो क्या आपस में हम लोग ट्रांजैक्शन कर देंगे, वो सब अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और जैसे सर ने बोला कि वेस्ट को थोड़े हार्ट अटैक देने के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। बट ग्लोबल साउथ और भारत का जो एक नज़रिया होना चाहिए इसके अंदर, कि इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा रेगुलराइज करना पड़ेगा। आपको अगर ब्रिक्स का हेडक्वार्टर खोलना है, चाइना को तो कोई ट्रस्ट करेगा नहीं, तो अगर आपको एक सेक्रेटेरिएट हेडक्वार्टर खोलना है तो वो भारत में खुलवाना है। किस तरह खुलवाना है वो आपके ऊपर है, तब जाके कुछ उसका आगे चलेगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है उसका। हम लोग पोजीशनिंग करते रहेंगे, ये फोटोएं चलती रहेंगी और मोदी साहब जाके जादू की झप्पियां मारती रहेंगे पुतिन को, जहां पर बहुत लोगों को, बाइडेन बेचारे कुर्सी से गिर जाता है हर बारी। बट सब्सटैंशियलिटी जो अगर आप देखें, जिस तरह से भारत ने ग्लोबल साउथ का अपना प्लेटफॉर्म बनाया है, बाय दिस ईयर एंड भारत बोल रहा है कि हम ग्लोबल साउथ का हेडक्वार्टर्स, जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, उसका हेडक्वार्टर बनाएंगे, नॉलेज बैंक बनाएंगे और एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक सेक्रेटेरिएट बनाएंगे। ब्रिक्स की कंट्रीज ने अभी तक वो चीज़ नहीं करी है, एंड दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी, उसमें काम होना चाहिए। अगर इस जो ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करना है आपको, जो रिफॉर्म के बारे में ये लोग बात करते हैं, और मोदी साहब की अगर आप स्पीच सुने, वहाँ पर मोदी साहब ने क्या बोला है कि साहब हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, और यही चीज़ पुतिन जी भी ने बोली है कि साहब हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, हम दुनिया में रिफॉर्म चाहते हैं। लेकिन रिफॉर्म क्या चाहते हैं उसके बारे में अभी तक कोई बात नहीं कर रहा है। किसी ने यहाँ पर किसी ने सुना कि क्या रिफॉर्म चाहिए? हाँ जी, भारत को ले लो, ब्राज़ील को ले लो, जर्मनी को ले लो, P5 कंट्री, P6, P7, P8, बट क्या स्ट्रक्चर है, क्या चाहते हैं, अभी तक कोई इसके बारे में भारत कोई बात नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट फॉर एक दो देश। तो ये हवा में बातें चलती रहेंगी, पोजीशनिंग चलती रहेगी, बट जब तक कुछ कॉन्क्रीट ज़मीन पे नहीं आएगा, हाँ ठीक है, आप ट्रेड के लिए इंटरनल करेंसी ट्रांसफ़र और लोकल करेंसी यूसेज के लिए ये सब करके करिए आप। जहाँ पर यूएस, आप देखिए यूएस ने इतने में ही क्या स्टेटमेंट दिया है, वेदांत पटेल स्टेट डिपार्टमेंट के, उन्होंने बोला है कि साहब कोई भी स्विफ्ट से दूर जाएगा तो वो ग्लोबल डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट है और अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। वो ये उनका स्टेटमेंट है। तो अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे, ये जो भारत और चाइना का जो, अब दोस्ती कह लीजिए, पता नहीं क्या वर्ड यूज करें, एडजस्टमेंट बोल देते हैं, चलिए एडजस्टमेंट हुआ है, वो बढ़िया है, बट इसको आगे लेके जाना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग यहीं पे अटके रहेंगे। और हम लोग देखिए अभी क्लिप मारना बहुत हो गया है कि दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। हमको उसको आगे चेंज करना पड़ेगा और स्ट्रक्चर्ड वे में करना पड़ेगा, और कुछ कॉन्क्रीट आगे आना चाहिए, तभी कुछ होगा। अदरवाइज वी आर सिटिंग एंड जस्ट डूइंग द सेम थिंग जो हम पिछले 10, 15, 20 साल से कर रहे हैं। आई एम वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ द ब्रिक्स, बट अभी तक कोई स्ट्रक्चर ना निकलने की वजह से आप कुछ कॉन्क्रीट चेंज दुनिया में नहीं ला पाओगे। दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी वर्कड ऑन, जो मेरा एक नजरिया रहेगा। दूसरा छोटा पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा, चाइना के हिसाब से, अब देखिए चाइना का, उसका रिलेशन रशिया के साथ खराब है, आपके साथ खराब है। तो जब तक सीसीपी को ये समझ नहीं आएगा, ये जो आप जहां पर जितना मर्जी रिफॉर्म करते रहिए, जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है वो रिफॉर्म होने नहीं देगा। इट्स नॉट एन ईजी थिंग कि अभी ब्रिक्स बन गया और हम लोग सबको गिरा देंगे, नहीं होगा। और क्योंकि जो एक सुपर पावर वहां पर बैठा है, बोलते हैं ना, ही इज नॉट जस्ट गोना रोल ओवर एंड डाई। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है, उसकी नेवी में इतनी एयरफोर्स है कि बाकी आगे की 3 एयरफोर्सेस को कंबाइन कर लेंगे, फिर भी नहीं कंपेयर कर सकते आप। एंड दैट इज व्हाट बैक्स द यूएस।
तो हमको स्ट्रक्चर में काम करना पड़ेगा, अदरवाइज ये जिस तरह के कभी पन्नू, कभी नुन्नू, कभी बुन्नू, कभी चुन्नू, यही चलता रहेगा बस, और कुछ नहीं है। एंड यहां पर भारत नीड्स टू टेक द लीड। थैंक यू। I just want to add one thing with what Adi said. First and foremost, हमें देखना चाहिए किस किस चीज़ के ऊपर there's an overwhelming dependence on the West. For example, आज भी अगर कोई स्टार्टअप ग्रो करना चाहता है, उसको वेस्टर्न वेंचर कैपिटल के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ता है। ब्रिक्स शुड स्टार्ट इट्स, हालांकि इंडिया ने इनिशिएटिव लिया है ब्रिक्स का स्टार्टअप फोरम, बट वेंचर कैपिटल कंपनीज आर वेरी मच नीडेड टू फंड ब्रिक्स स्टार्टअप्स, नंबर वन। नंबर टू, आई नॉट टेक मच टाइम, ये जो स्विफ्ट के ऊपर काम चल रहा है कि ऑल्टरनेट टू स्विफ्ट, कि अगर कल को हमारे ऊपर भी सैंक्शन लगे, क्योंकि पहले भी लग चुका है, तो हमारे ये $700 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लेके करेंगे क्या? सो ट्रेडिंग इन ग्लोबल, ट्रेडिंग इन लोकल करेंसी विद अ इंटरफेस, इंटरनेशनल बैंक का जो ट्रांजैक्शन होता है, इंटरफेस वो स्विफ्ट होता है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, उसके ऊपर काम चल रहा है, बट अ लॉट मोर हैज टू बी डन। मैं उसी दिन आदि के शो में बोल रहा था कि मुझे अगर कोई लेटर लिखना है ब्रिक्स को, मैं लिखूँ कहाँ? वो तो एक इवेंट होता है, फिर अगले साल दूसरा इवेंट होता है। सो आई थिंक इट हैज़ टू हैव अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। विल गो फॉर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन नाउ। कुछ अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, और कॉर्नेल रैना's book with a very wonderful picture of Adi on it is now available in the JD stall. आप वहाँ से ले सकते हैं। तो मुझे तो अननोन गनमैन कौन था अभी तक पता नहीं था, फिर पिक्चर देखा तो समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा है। और वैसे भी वो ऐसे ही करता रहता है, हर एक शो में देखना ऐसे ही वो थंबनेल आता है। जनरल सर, एक वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके लिए बेनिफिट्स दिया जाता है कंपनीज को, शुड देयर बी समथिंग कॉल्ड अ कॉर्पोरेट रिसर्च रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये तो अच्छी सोच है, लेकिन मेरा मानना यह है कि कॉरपोरेट ने तो खुद के लिए तो रिसर्च करना है, उसके लिए क्यों बेनिफिट मांग रहा है? आपको एज अ कंपनी ग्रो करना है, आपने पूरे विश्व में compete करना है, तो आपका खुद का R&D होना है। अगर हर चीज के लिए आप स्टेट की तरफ जाओ और बोलो कि मेरे को इसके टैक्स रिबेट दो, इसका टैक्स रिबेट दो, ना जी, ऐसा तो नहीं चलेगा। तो इस बात से मैं उतना सहमत नहीं हूं कि मैं उनको रिबेट दूं ऑन कॉरपोरेट रिसर्च, और रिसर्च वो अपने लिए करने वाला है, मेरे लिए थोड़ी करेगा। और अगर स्टेट उसको पैसा देने वाला है तो स्टेट बोलेगा तुम इसमें रिसर्च करो, और मैं पहले बता चुका हूँ वो कितने टेक्नोलॉजिकली हॉलो हैं, वो क्या बताएगा? तो वो कोई ना कोई चम्मच आ जाएगा अपने लिए डाल के, उसमें अपना एंगल डाल देगा, तो क्या कोई बेनिफिट करेगा उसमें? मैं तो चाहता हूं कि कॉरपोरेट की मानसिकता बदले। हालांकि ये टॉपिक नहीं है, कॉरपोरेट जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हेलो, कॉरपोरेट जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आड़े टेढ़े चीज़ में डालते हैं। भाई साहब, पूरा आपने एजुकेशन सिस्टम के रिफॉर्म में इन्वेस्ट करिए, हर स्कूल को बराबर करिए और कहिए सब बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री है, फिर कोई फ़ायदा होगा आपके कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ताकि आप पूरे अपने विद्या प्रणाली को चेंज करें, उसमें भारतीयता और सनातन धर्म लाएं, ताकि आगे की पीढ़ी आपको सुदृढ़ कर सके। नहीं तो क्या फ़ायदा हुआ इसका कि कहीं कुछ कर दिया, कहीं कुछ कर दिया, कहीं एक हॉस्पिटल बना दिया जहाँ पे लोगों से पैसे लेते हो हेल्थ सर्विस के लिए, तो उसका क्या फ़ायदा हुआ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का? मुझे ये है कि जो भी आप कॉरपोरेट वर्ल्ड से चाहते हो, उसमें दिखना चाहिए ज़मीन पे कि कुछ चेंज हुआ है। अगर दिखता नहीं है, वही स्थिति है, तो क्या फ़ायदा हुआ उस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का? थैंक यू। रैना सर, एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि, और ये सवाल किया है आरजी विशाल ने, कि एक तो हाउ डू आइडेंटिफाई द चाइनीज फॉल्ट लाइंस, और ये क्या उसके ऊपर हम काम करना ही बंद कर दें क्योंकि ट्रूस हुआ, या क्या होना क्या चाहिए? व्हाट शुड वी डू? ओके, चाइनीज़ फॉल्ट लाइंस दो किस्म की हैं। एक तो जो जनरल साहब ने चाइना को डिफ़ाइन किया, दो दरिया और ग्रेट वॉल के बीच में, एक उसके अंदर जो फॉल्ट लाइंस हैं, और एक जो सो कॉल्ड चाइना जो आज बन के बैठा है, जिसमें तिब्बत एक बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन है।
सिनक्यांग एक बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन है, और जो इसके बॉर्डर इश्यूज ऑलमोस्ट 9 कंट्रीज़ के साथ हैं, वो सारी फॉल्ट लाइन्स हैं। हम एक टाइम था जब तिब्बत में CIA की हेल्प के साथ, ओपन सीक्रेट है, बुक्स लिखी गई हैं, तो मैं बता रहा हूँ आपको, जो हमारे कुछ तिब्बत में ऑपरेशंस चलते थे। अभी धीरे धीरे अगर देखा जाए तो ग्राउंड पे वो, अभी हम अमेरिका से दोस्ती हुई और उसमें जो भी टोन डाउन हुआ, फोर्स अवेलेबल है लेकिन हो नहीं रहा। तो यस, अगर आपको एक दुश्मन के, अगर वो आपको काट रहा है, तो जैसे जनरल साहब कहते हैं कि अपना दिमाग नहीं लगाना, तो उसी का सीख लो। वो हमें खोखला करना चाहता है, तो ये ज़रूरी है कि हमें ये करना पड़ेगा। आप चाइना जैसी पावर को शायद मिलिट्री माइट से नहीं हरा सकते, और ये बात भी बड़ी है कि उसके पास फ़ौज बड़ी है, लेकिन लड़ना उसने हिमालयज़ में, तो वो हमें यहाँ नहीं हरा सकता, वो बात अलग है। बट अगर आप उसके भी टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, जो कि होने चाहिए, तो आई एग्री विद यू, इतनी फॉल्ट लाइन्स हैं चाइना के अंदर और इतनी ओपनिंग्स हैं, वो एक्सपर्ट होनी चाहिए। ये बहुत अच्छा सवाल है, और ये इट मैरिट्स अटेंशन। थैंक यू। इनफैक्ट शेखर जी का भी एक सवाल इसी टाइप का है, तो मतलब वी हैव जस्ट क्लब द टू क्वेश्चंस। आदि, अगर अभी UN के परमानेंट सीट दिया जाए तो फिर क्या होगा? उसके बाद वो ब्रिक्स विक्स बंद हो जाएगा या क्या होगा? क्या करेंगे या यूएन फिर के वो अंदर? इरेलेवेंट ही रहेगा जैसा है अभी, मतलब UN? चलिए, थोड़ा सा सवाल किन्होंने पूछा, मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या सच। यूएन रेलेवेंट है? तो आपको परमानेंट सीट चाहिए? मिल भी जाए तो क्या करेंगे? एक P5 मेंबर है रशिया, जिसकी $300 बिलियन की रिजर्व करेंसी जो थी, उसको उठा के इन्होंने एक किसी इन्वेस्ट करके उसके इंटरेस्ट से यूक्रेन को वेपन दे रहे हैं। P5 मेंबर होने का कुछ फायदा हुआ? तभी मैं वो बोल रहा था, जो वर्ल्ड ऑर्डर बदलना है, उसके अंदर स्ट्रक्चर्ड रिफॉर्म चाहिए। ये जो हम लोग मांगते हैं, हमको सीट दे दो जी, हम परमानेंट मेंबर बन जाएं और वीटो पावर दे दो, उसके बाद हम चुप हो जाएंगे। क्या आप चुप होंगे? आप सेटिस्फाई होंगे उससे? यूएन का क्या फायदा, जो जिनके लोग हमास के साथ काम करते हैं गाजा के अंदर? ये है आपका यूएन। अनरा के लोग इजराइल के लोगों को किडनैप करके बैठे हुए थे, मच वेरी क्लियरली प्रूवन, और यूएन की तरफ से अपॉलॉजी आई है इसके ऊपर। उस टाइम पे तो जी देखिए, मैं उसकी बात तो मैं गलत, वो तो गलत ही था। अपनी जगह देके आप चाइना को दे दीजिए, आज वो आपके सिर के ऊपर खड़ा हुआ है, और यही चाइना है जो आपको रोकेगा। अगर आप सोचते हैं कि आपको कहीं दुनिया में अमेरिका और ये लोग सारे सपोर्ट करेंगे आपको सीट देने के लिए, सबसे पहले वीटो आएगा तो वो चाइना से आएगा। वो तो गड्ढा जो खोदा हमने, हम उसी के अंदर गिरी जा रहे हैं, गिरी जा रहे हैं और गिरी जा रहे हैं। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। वो हमारी प्रॉब्लम थी। जैसे कर्नल सर ने भी बताया कि चाइनीज आके हमारे रोड बना के चले गए बीच में। हमारे विंग कमांडर जगीनाथ, महावीर चक्र, एक नहीं दो महावीर चक्र है उनके पास। उन्होंने बताया कि यहाँ से रोड बना रहे हैं, लेकिन बाद में बोलते बनाया नहीं, पता ही नहीं। तो हिस्ट्री तो क्या बोले, बट वी हैव टू लुक फॉर लार्जर रिफॉर्म्स रादर देन स्मॉल लिटिल गेन्स, एंड जहाँ पर हम सेटिस्फाई हो जाए, चलो कुछ तो मिला ना। भागते भूत की लंगोटी नहीं चाहिए हमको। चलो भूत चोर मेरा वाला पहनता है, भागते चोर की लंगोटी नहीं चाहिए हमको। हमको चोर को पूरा पकड़ के धरना है, और वो हमारा एम होना चाहिए। मैं थोड़ा आगे विश्लेषण करूंगा जो आदि ने कहा था। मेरी नज़र में यूएन का हर एक चीज़ जब बनता है ना, तो उसका एक एक्सपायरी डेट होता है। यूएन का एक्सपायरी डेट हो चुका है। ब्रिक्स को लेते हैं तो पिक्चर खुलने से पहले एक पोस्टर लगता है ना, अभी वो पोस्टर के स्टेज पे है, पिक्चर का सोचा तक नहीं है। जो हम अभी कर रहे हैं, जिसको हम ज़्यादा दिखा नहीं रहे हैं, हमारे मीडिया ने नहीं पकड़ा है। अगर आप UNGA में जयशंकर जी का स्पीच सुनिए, इज G20, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ एंड G20। G20 में G7 की पकड़ तोड़ दी है, जहाँ पे अफ्रीकन यूनियन को पूरा ले आए हैं। 51 अफ्रीकन यूनियन स्टेट्स आपके साथ खड़े हैं, और
डर उनको ये है, ब्रिक्स से नहीं है, आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं पूरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ को एक्टिवेट करने के लिए। एक बार वो खड़ा हो गया ना, G7 का एक्सपायरी डेट भी खत्म हो जाएगा। उनको इसका डर। इनफैक्ट आप देखोगे द एंटायर प्रॉब्लम स्टार्टेड बाय कनाडा, मतलब प्रॉब्लम तो बहुत दिन से चल रहा है। स्टेटमेंट्स फ्रॉम ट्रूडो राइट आफ्टर G20 समिट फाइनल कम्युनिके जो इंडिया ने रिलीज किया और अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड कर लिया, उसके बाद से शुरू हो गया। मतलब यूएन का सब कुछ बुरा नहीं है, एक तो चीज़ बहुत अच्छा है कि टाइम पे सैलरी मिल जाता है, बाकी चीज़ का पता नहीं, और वो भी डॉलर में मिलता है। हाँ, टैक्स फ्री भी है। अच्छा सर, जनरल सर, एक वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम निरंजन बगाड़े जी। ये क्वेश्चन है कि कंसिडरिंग द एजिंग पॉपुलेशन ऑफ चाइना, उनके जो जो प्लान्स है, कितना टाइम बचा है उनके लिए? एंड दिस क्वेश्चन इज सर फॉर बोथ ऑफ यू। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आज सुबह ही मुझे एक वीडियो आया, आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन ऑफ बेबीज, प्लान मेड बाय साउथ कोरिया, जापान, जर्मनी, एग्जैक्टली सेम एजिंग पॉपुलेशंस ऑफ चाइना। पूरा लैब बना है, वहाँ पे पेरेंट्स अपने एम्ब्रियो को किस तरह के जीन्स चाहिए, किस कलर के बाल चाहिए, कैसे आँख चाहिए, क्या फिजिक चाहिए, उसके मुताबिक जीन मैनिपुलेशन करके वो आपके बेबीज इंक्यूबेट करते हैं। पेरेंट्स को, ताकि अपने बेबी का कनेक्ट रहे। हाँ, डिज़ाइनर बेबीज है, लेकिन ताकि पेरेंट्स का मदर का बेबी के साथ कनेक्ट रहे, जैसे वोम में मदर बेबी का मदर के साथ कनेक्ट रहता है। तो मदर को एक अपने पेट के ऊपर एक इलेक्ट्रॉनिक पैड पूरा बांधते हैं, उसका पूरा फीड अंदर वो आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन में जाता है। 300 दिन के बाद दे कैन डिसाइड व्हेन टू गेट द बेबी आउट, एंड करंटली they can produce 30,000 babies a year. And I'm sure अगर ये इन्होंने बना दिया है तो चीन भी कर लेगा। इतना दाद देना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजिकली काफ़ी तेज है वो टेक्नोलॉजी स्टील करके अपना बनाने में। और बट एक और प्रॉब्लम उसका वैसे है, क्योंकि पॉपुलेशन एजिंग है, सिंगल चाइल्ड पॉलिसी है। जो वो सोच रहे थे कि 2050 में होगा, वो आज के तारीख में हो चुका है। और एक बच्चा, और एज थोड़ा, क्योंकि हेल्थ सर्विस अच्छा है, तो एक बच्चा 2 माँ बाप और 4 ग्रैंड पेरेंट्स को देखता है। शादी करने के लिए कतराते हैं, क्योंकि अगर बीवी आ गई तो दोनों मिलके 12 लोगों को उन्होंने पालना है, क्योंकि पेंशन नाम की चीज़ कुछ है नहीं वहाँ पे। और अगर बच्चा पैदा कर लिया तो बच्चे का खर्चा, यानी चाइना आपको समझना चाहिए तो एक कम्युनिस्ट कंट्री नहीं है। कम्युनिस्ट कंट्री में वोम टू टोम्ब कहते हैं अंग्रेजी में, मतलब पेट से आपके शमशान घाट तक गवर्नमेंट आपकी देखभाल करता है, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ एक आउट एंड आउट कैपिटलिस्ट कंट्री जो कम्युनिस्ट पार्टी चलाता है, तो इसीलिए क्योंकि खर्चा बहुत है, वो बच्चा पैदा भी नहीं करना चाहते। तो ये एक दिक्कत है उनमें। वर्किंग एज पॉपुलेशन घटता जा रहा है, मतलब लेबर उनका घटता जा रहा है। तो पैसे दे रहे हैं आजकल फॉर अभी चाय they give you certain amount of money for number of years. The cost of living in Russia is virtually almost 1/3 the cost of living in China. चाइना भी पैसे देने को बोल रहा है, लेकिन उतना नहीं देता जितना खर्चा होता है। मैं इसमें एक छोटा सा पॉइंट ऐड करूंगा। मुझे इसमें ना दिव्य इंटरवेंशन लगती है। सनातन ने वापस आना है और इसके लिए ऐसा बन रहा है। अगर आज बच्चे पैदा भी करेगा चाइना, आप वर्ल्ड वॉर 2 से पहले की सोचिए। जापान को दुनिया देखती थी जैसे हम चाइना को आज देखते हैं। तब कहते थे लोग कि जापान इतना ग्रो करेगा कि शायद अमेरिका को ओवरटेक कर जाए, बिकॉज अमेरिका उस टाइम विंग्स में था, यूके वाज द मेंडिंग। लेकिन उनको मार के उनकी एजिंग पॉपुलेशन, वो बॉम्ब गिरा, वो बात लगे। यही बात आज चाइना की है।
अगर आज वो बच्चे जैसे सर ने बोला जो कि रियलिटी हो रही है, आज बच्चे पैदा करेगा तो उनको उठ के आने में 20-22 साल है, तो हमें 20 साल की विंडो है हमारे पास। तो ये मैं इसलिए इसको ओवरव्यू में देखता हूँ कि चाइना का डिक्लाइन जो कि नेचर करेगी और हमें ऊपर लेके जाएगी। और हमें इस पे एक बात और सोचनी पड़ेगी, हम पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की बात करते हैं, थोड़ा हमें इसके बारे में और सोचना चाहिए, भावुक नहीं होना है। कई चीज़ें हमें दिख रही हैं, मैं इसको यहीं पे छोड़ता हूँ एज ए थॉट प्रोसेस कि कल को जब बात करते हैं कैसे करनी है पॉपुलेशन कंट्रोल, क्या करना है, उसको थोड़ा सा ट्यून करना बहुत ज़रूरी है। एक ब्लैंकेट बिल शायद हमें भी उसी सिचुएशन में ले जाए चाइना की तरह आज से 20 साल के बाद। रैना सर, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है क्योंकि और ये संजय जी ने पूछा है कि मान लीजिए कि अगर हम पीओक्यू के ऊपर क्लेम लेना छोड़ दें, या जो आदि ने कहा और आपने भी कहा था कल भी, then are we not speaking the language of Farooq Abdullah where he advised Nehru not to take over POK? ये एक सवाल है. What is your view on that? शेख अब्दुल्ला ने जो कहा था वो बेसिकली उस बेल्ट की बात हो रही थी जब मुजफ्फराबाद पे आर्मी उरी से जा रही थी 14 नवंबर 1947 में, तो उसको रोकने में उसका वो था, वो एक सिचुएशन थी, एक कॉन्टेक्स्ट था और एक जोग्राफिकल एंटिटी या सेगमेंट को वो एप्लीकेबल था। आज जो हम पीओजेके की बात करते हैं इसकी रेलेवेंस बदल चुकी है, लेकिन जैसे आदि ने कहा कि पीओजेके का मसला इंडिया और चाइना के बीच में है, पाकिस्तान तो अभी ऐसे इरेलीवेंट है। उसके प्रोज एंड कॉन्स हम डिस्कस कर चुके हैं, मगर वो शेख अब्दुल्ला की एडवाइस, देखिए हमें ना एक एक नैरेटिव है जो आपने कहा, जब हम कोई एक नई चीज़ सोच रखते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि आप उसकी भाषा बोलते हो। मैं जब कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के 4 टुकड़े कर दो तो लोग कहते हैं आप डिक्सन प्लान की बात करते हो, और डिक्सन प्लान से पहले वेवल प्लान था, उसके बाद माउंटबेटन प्लान था। प्लान आए, प्लान चले गए, टाइम चला गया, इंडस में, चिनाब में, झेलम में पानी बह चुका है। सो वी हैव टू, आज का जो कॉन्टेक्स्ट है, आज की जो सिचुएशन है, उसके हिसाब से देखना। मैं खुद कहता हूँ कि जो ऊपर पीओजेके है उसको लेने का फ़ायदा हमारे पास 2 हैं। एक तो हमारे पास एयर स्पेस का इमीडिएटली सेंट्रल एशियन रीजन से कनेक्टिविटी हो जाएगी। कल को अगर हम टनल खोद पाए तो वखान कॉरिडोर में चले जाएंगे। और वहाँ एक प्लस पॉइंट और भी है कि वो पॉपुलेशन पूरी बुद्धिस्ट थी, फिर वो पूरी शिया बनी, और इस टाइम उसको नॉर्दर्न एरिया का नाम लेके जब उसको आज़ाद कश्मीर जिसको कहते हैं, उसको इसलिए काटा गया था कि वहाँ पे सुन्नीज़ को सेटल किया गया पाकिस्तान से। लेकिन वहाँ के लैंड रिकॉर्ड वो सब हमारे पास हैं। मैं खुद पीओजेके का रहने वाला हूँ, हमारे जो बाग और ज़मीनें हम छोड़ के आए हैं उसके लैंड रिकॉर्ड जम्मू में है। तो हमारे पास एक टूल है कि कल हम उसको लेके उन जो बाहर की पॉपुलेशन आई उनको हम वहाँ से दफ़ा कर सकते हैं। लेकिन नीचे वाला जो पीओजेके है, जो आदि कहता है, उसमें 4 मिलियन की पॉपुलेशन है, जिहादी माइंडसेट है। उन्होंने सारे टेररिस्ट कैंप्स को अपने अंदर बनते हुए देखा। हमारे जवानों की जो गर्दनें कटी उनके चौक में डिस्प्ले होती थी। आप उस पॉपुलेशन को लेके 40 लाख को अगर आप हमारे जम्मू की पॉपुलेशन में ऐड करेंगे, आज हम 60-40 हैं, तो 90-10 हो जाएंगे, उल्टा 10-90 हो जाएंगे। सो शेख अब्दुल्ला ने जो कहा था, आई एक्चुअली मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, पर मैं ज़्यादा इतना उन स्टेटमेंट्स पे, उन क्लेम्स में विश्वास नहीं करता। हमें अभी का सोचना है, एंड दिस इज हाउ आई लुक एट इट। मैं एक चीज़ विद योर परमिशन ऐड करना चाहूँगा इसके अंदर। लैंड हमारा है, पाकिस्तान तो पूरा लैंड ही हमारा है, उसमें कोई डाउट नहीं है हमको, बट पॉपुलेशन को हटाना इतना इजी नहीं है। सो पॉपुलेशन का आपको एक सोल्यूशन करना पड़ेगा, और जब तक पॉपुलेशन का सोल्यूशन नहीं है, दैट प्लेस इज अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। अभी एक सर बोल रहे थे कि हाफ फ्रंट देखिए, राइट? उन्होंने एक इंटरवेंशन किया था कि हाफ फ्रंट देखिए और किस तरह से रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है, उसके ऊपर बात करिए। ये रेडिकलाइजेशन और जो एक एक जिहादी मेंटालिटी है, उसको हमको आगे नहीं बढ़ाना है। तो जो नीचे वाला पार्ट है, जिसको ये लोग जो भी आज़ाद कश्मीर क्या जो भी बोलते हैं, कौन सा आज़ाद कौन सा कश्मीर पता नहीं, क्योंकि 1 इंच कश्मीर उनके पास नहीं है। तो ये चीज़ हमको बड़ा ध्यान से सोचनी पड़ेगी। एक इमोशनल तरह से सोचना हमारे लिए अच्छा है, बट मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा सबसे यहाँ पर। हम लोग पीओजेके की बात करते हैं, लेकिन कैलाश की कोई बात क्यों नहीं करता है? नहीं, मैं बड़ा क्लियरली पूछ रहा हूँ साहब, सनातनी है ना हम यहाँ पर। हमको कैलाश चाहिए कि पीओजेके चाहिए? चाहिए तो दोनों, बट अगर मैं आपको बोलूं कि आपको आवाज़, हम ज़्यादा आवाज़ पीओजेके की क्यों उठाते हैं? आज तक मैंने तो नहीं सुना किसी ने कैलाश के बारे में इतनी कोई चीज़ बोली हो। सो कैलाश की भी आवाज़ उठाइए सर। Sir, you wanted to say so? You think as a population से बाकी you it's not so easy. इसमें
मैं एक अपना व्यू पॉइंट देता हूँ। पूरे GPOJK में मेरे हिसाब से गिलगिट बाल्टिस्तान स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बहुत अहम है। 3 चीज़। सबसे पहले तो चीन का कनेक्ट पाकिस्तान से ख़त्म हो जाता है, तो जो भी उनका जो दोस्ती है वो हमारे थ्रू जाना पड़ेगा, वो कट जाता है। नंबर 2, पॉपुलेशन कंट्रोल, कर्नल साहब ने ऑलरेडी बता दिया है, आसान है वहाँ से, और सेंट्रल एशिया से कनेक्ट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो बचा कुचा पाकिस्तान है वो डिफेंड करना उसको बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज क्या है, हम ईस्ट से वेस्ट जाते हैं, उनकी सारी नदियाँ नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ बहती हैं, कैनाल भी वैसे ही जाता है, तो हमें बारी बारी से वो सारे ऑब्स्टिकल पार करके जाना पड़ता है। कैनाल निकला तो नदी आई तो फिर कैनाल आया फिर नदी आई। लेकिन अगर मैं जीबी से आऊँ तो ये दोनों नदियों के बीच से आऊँगा, और आज के तारीख में उसके पास पैसे नहीं है कि अक्रॉस कोई ऑब्स्टिकल बना दे। थैंक यू। एक ही चीज़ में वी जस्ट हैव टाइम फॉर वन मोर क्वेश्चन एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बट उसके पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। अभी तो हम टेररिज्म से फाइट कर रहे हैं। इरेडिकेशन ऑफ टेररिज्म और डीरेडिकलाइजेशन ऑफ मास 2 अलग चीज़ है। इरेडिकेशन ऑफ टेररिज्म डज नॉट लीड टू ऑटोमेटिक डीरेडिकलाइजेशन। जब तक डीरेडिकलाइजेशन नहीं होगा उनको लेके मुसीबत आए यार। अभी तो अंदरूनी मुसीबत तो वैसे ही और इतने सारे। सर दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, वी डोंट हैव टाइम फॉर बोथ द वेटरन्स। ये जो अभी सर सिचुएशन है, जैसे कि मान लीजिए 5-10 साल का टाइम मिल गया, इज देयर अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी टू सेटल द चिकन नेक कॉरिडोर इशू? इसके बारे में हम लोग सुनते रहते हैं कि यूटी बन जाएगा, ये बन जाएगा, बट ऑन ग्राउंड अभी कुछ है नहीं। चिकन नेक, ऊपर चुंबी वैली, नीचे बांग्लादेश, क्या करना चाहते हो? लड़ाई बता दीजिए आप। और अगर लड़ना है तो किससे लड़ना है? आदि के चैनल में मैंने बताया हुआ है, बांग्लादेश प्रॉब्लम जब बात किया था। बट वो सोचना है, कभी ये गलती रशिया जैसे मत करना कि कोई लेट जाएगा अगर आप हमला करोगे। आप देख लो, वो आज भी उसको लड़ाई नहीं बोलता, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन बोल के बैठा हुआ है? और 2 साल हो गए और मुझे लगता भी नहीं है कि ख़त्म होगा। सारे थक गए हैं मगर लड़ रहे हैं। नहीं सर, जस्ट शुड वी एटलीस्ट मेक इट अ यूटी, यूनियन टेरिटरी, वो रीजन को। वाई? डेमोग्राफी बदल रहा है सर, बिकॉज ऑफ द देयर आर इश्यूज हैपनिंग फ्रॉम बांग्लादेश। There are issues happening from Bangladesh, so you need to control that. You need to control that. अगर यूटी बनाना है, that means आप वेस्ट बंगाल को तोड़ना चाहते हो। That's a major political decision. क्या ये गवर्नमेंट ऑफ द डे वो डिसीजन लेगा कि वेस्ट बंगाल को तोड़ के आप एक उसका हिस्सा यूनियन टेरिटरी बनाओगे? ये इतना आसान नहीं है। लेकिन मैंने उस वक्त कहा था, चलो मैं बता देता हूँ, बांग्लादेश के नॉर्थ वेस्ट में 2 रीजन्स हैं, राजशाही एंड एक रंगपुर एंड राजशाही। एक तरफ से उसका बॉर्डर गंगा के साथ है, दूसरे तरफ ब्रह्मपुत्र के साथ है। वहाँ अंदर घुसते हो, ब्रिजेस सब तोड़ दोगे तो डिफेंसिबल है आपके लिए, उसको पकड़ के रखना। इन दोनों स्टेट्स का बॉर्डर मेघालय के साउथ से है, ऑटोमेटिकली आपको चिकन नेक से आपको डेप्थ मिल जाता है, जो नैरो कॉरिडोर है चिकन नेक का। जब ये करते हो तब यू कैन रीड्रॉ द बॉर्डर्स ऑफ वेस्ट बंगाल, कि एक को वेस्ट बंगाल बोलो और दूसरे को नॉर्थ बंगाल बोलो, जो वहाँ के सिलीगुड़ी वगैरह इराक में। सर आई हैव अ स्मॉल पॉइंट। मैं तो उस राज्य से आता हूँ जहाँ की यूटीज़ और बनने की बहुत ज़रूरत है। वाइल यूटी बनना एक सॉलिड मुश्किल डिसीजन है, लेकिन अगर आप लॉ एंड ऑर्डर को, जो हमारे होस्ट का मेन इशू है, अगर अपना लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना है और उस स्टेट में जहाँ की सरकार आपके साथ नहीं दे रही और जानबूझ के जो इंपोर्ट कर रही है लोगों को,
तो शायद एक यूटी एक हल है, इससे पहले कि हम बांग्लादेश के अंदर घुसें। देखिए, मैं तो कहता हूँ कि इंडिया में बहुत सारे बॉर्डर रीजन्स ऐसे हैं जो कि यूटी बना देने चाहिए। अकेले मत बनाओ आप जम्मू से शुरू करो। काफ़ी सेंसिटिव पॉइंट्स हैं यहाँ पे, हमें लग रहा है कि वहाँ की लोकल, अभी पंजाब में जो हो रहा है हम सबको पता है, ऑफ कोर्स पंजाब में यूटी नहीं बन सकती, बट जो लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और ऐसे वाले जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं, देयर इज़ नो हार्म। देखो, देश पहले है, और यूटी बनना, स्टेट के टुकड़े होना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न है। इसमें इतना वो नहीं है, ये टफ डिसीजन है। ममता बनर्जी जी को तोड़ना आसान नहीं होगा, बट अगर प्रेसिडेंशियल रूल लगा के अब जम्मू के जैसे पंगे को 70 साल पुराना, जिसमें पाकिस्तान अंदर घुसा हुआ है, अगर वहाँ पर डिसीजन ले सके तो डिसीजन लिया जा सकता है। क्योंकि अगर आप उसको स्टेट गवर्नमेंट के हवाले करके छोड़ोगे तो जो जैसे कहा है कि वो जो वहाँ जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, ये ना हो जाए कि फिर हम एक और हमारे अंदर अब एक और इशू खड़ा करके उसको पनपने दें। 30 seconds, Adi. मेरा एक ही पॉइंट है, जो भी डिसीजन लेंगे 1971 पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। हम लोग आयरन लेडी बहुत चीज़ें बोलते हैं, लेकिन ये आयरन लेडी से एक मैप नहीं ड्रॉ किया गया दोबारा। सिंपल सवाल है, हम लोग दोबारा मैप नहीं बना सके। हमारे 54 सोल्जर्स को वहां छोड़ दिया, 93,000 वापस दे दिए, हम लोग ये नहीं कर पाए। तो वॉट एवर डिसीजन वी टेक, हमको जो भी डिसीजन लेना है, जैसे सर बोल रहे थे, सोचिए, ताकि 50 साल बाद जब हमारी नेक्स्ट जनरेशन यहाँ पर बैठ के बात करे, वो हमको ये ना बोले कि आप लोगों ने गलती करी थी, और उसका भुगतान आज तक हम लोग दे रहे हैं। बिकॉज हिस्ट्री इज अ लेसन दैट वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर एंड लर्न फ्रॉम। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। Okay, on that note, we conclude this session. Big round of applause for our speakers. And so there's a small convention of choosing the best question. इतने सारे हैं और सारे ही अच्छे questions हैं. तो I talked to Adi about it. Karan दवे, उनका जो question है on corporate research responsibility, interesting चीज़ है. We can have different views on that. तो उनके लिए एक छोटा सा token award है. I would request him to collect it from our two veterans. Thank you everyone.